हमने थायराइड हार्मोन के फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है। अम, कि ग्लूकोज और लिपिड की ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और डिग्रेडेशन भी करता है, लेकिन सिंथेसिस भी करता है। ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ता है, लिपिड की लाइपोलाइसिस यानी लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है, डिग्रेडेशन भी, लेकिन ओवरऑल कैटाबॉलिक इफेक्ट है। और बाकी सारे हमने इसके फंक्शन थायराइड हार्मोन पढ़े थे। फिर हमने ये पढ़ा था कि अब अगर जिस्म के अंदर थायराइड हार्मोन नॉर्मल मिकदार में हो तो हम इसको कहते हैं यो थायराइड, मतलब थायराइड हार्मोन नॉर्मल है। अगर थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे हो, T3 T4 कम हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये हाइपोथायराइडिज्म है। और अगर T3 T4 यानी थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो तो हम कहते हैं कि ये हाइपरथायराइडिज्म है। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि जो हाइपोथायराइडिज्म है, यानी T3 और T4 ये हाइपोथायराइड है, तो इसकी काजेस क्या क्या हो सकती हैं। तो इसके हमारे पास मुख्तलिफ काजेस हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं तो फिजियोलॉजी में पढ़ा था हमने, थायराइड हार्मोन जब थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे थे, तो जब हम थायराइड फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कैसे थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन तैयार होते हैं, पढ़ा था ना हमने। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड का एक फॉलिकल था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये थायराइड ग्लैंड है। लेट्स से ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। जैसे ये एक फॉलिकल है, इसी तरह ये एक फॉलिकल है, ये एक फॉलिकल है, ये एक फॉलिकल है। तो ये एक फॉलिकल है, ये फॉलिकल के सेल्स हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। ये एक फॉलिकुलर सेल, ये अगला फॉलिकुलर सेल, ये अगला फॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं और इनसे ये जो बनता है ये इसको हम फॉलिकल कहते हैं। और ये फॉलिकल का लूमेन है, लूमेन, ये दरमियान में जो है ये फॉलिकल का। तो इस तरह बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं और हर फॉलिकल किस चीज से बना हुआ होता है, फॉलिकुलर सेल्स से बना हुआ होता है। तो हम इस एक फॉलिकुलर सेल को उठाएंगे, जैसे ये जो फॉलिकुलर सेल है, और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये एक जो फॉलिकुलर सेल है इसको हमने उठाया, ये फॉलिकुलर सेल, ठीक है। और ये लूमेन है, यानी ये वाली जगह है, ये वाली खाली जगह जो है ये लूमेन है, ये लूमेन है। तो इस फॉलिकुलर सेल्स में हमने पढ़ा था कि फॉलिकुलर सेल्स में आयोडीन की अपटेक होती है, ब्लड से आयोडाइड आता है। फॉलिकुलर सेल के अंदर एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ये ऐसा ट्रांसपोर्टर, एक ऐसा चैनल है जिसके जरिए से सोडियम भी अंदर जाता है और आयोडाइड भी अंदर जाता है। तो आयोडाइड जब अंदर आता है तो हमने पढ़ा था कि ये जो आयोडाइड है ये अंदर आता है, आता है और लुमेन वाली साइड पे आ जाता है। यानी यहाँ से आयोडाइड इंटर हुआ, ये वाली साइड, और लुमेन वाली साइड ये है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आयोडाइड जो है उसके लिए एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है पर ऑक्सीडेज या थायराइड पर ऑक्सीडेज। ये जो थायराइड पर ऑक्सीडेज या जिसको पर ऑक्सीडेज सिंपली भी कह सकते हैं, ये क्या करता है, ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। आई के ऊपर नेगेटिव चार्ज जिसको कहते हैं आयोडाइड, जब ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कहते हैं I2। तो ये I2 यानी आयोडीन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो गया ना। कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस और फिर ये सारे रिएक्शंस होते हैं और आखिर में T3 और T4 यानी थायराइड हार्मोन बनते हैं। तो थायराइड हार्मोन के जो बनने का प्रोसेस है वो इस तरह होता था, हमने पढ़ा था, उस पर मैं ज्यादा टाइम मजीद जाया नहीं करूंगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर किसी बंदे में आयोडीन की कमी हो तो क्या उस बंदे में ये सारा प्रोसेस होगा? नहीं होगा।
नहीं होगा तो T3 और T4 तोड़े बनेंगे, यानी हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म की एक काज क्या हो गई? आयोडीन की कमी, आयोडीन डिफिशियंसी। समझ नहीं आई आप लोगों को? Right. अगर आयोडीन कम हो, पीछे से आयोडीन ना आ रहा हो, तो ये सारे रिएक्शन नहीं होंगे या बहुत स्लो होंगे, तोड़े होंगे। तो तोड़ा T3 और T4 बनेगा, यानी हाइपोथायराइडिज्म की। तो इस तरह हाइपोथायराइडिज्म की मुख्तलिफ काजेज हैं, जिसमें एक काज मैंने आप लोगों को बताई कि आयोडीन डिफिशियंसी एक काज है। और काजेज क्या क्या हो सकती हैं हाइपोथायराइडिज्म की? उसमें एक काज है हाशिमोटो थायराइडाइटिस, एक काज है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, एक है सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस, जिसका दूसरा नाम डी क्यूरावीन थायराइडाइटिस भी है। इसके बाद है अगला काज रेडल थायराइडाइटिस। उसके बाद और जो छोटे छोटे कार्बोडीन डिफिशियंसी आती हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाई। इसके अलावा कुछ ड्रग्स आते हैं, कुछ दवाइयां हैं जो हाइपोथायराइडिज्म करवा सकती हैं। उन दवाइयों को, उन ड्रग्स को हम कहते हैं गोइट्रोजेंस। गोइट्रोजेंस आर दोज थायराइडिज्म। अब वो ड्रग्स कौन कौन से हैं? एमियोडोन और लिथियम, ये ड्रग्स हैं, ये हाइपोथायराइडिज्म करवा सकते हैं। इसके अलावा एक इफेक्ट होता है जिसको हम वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट कहते हैं। अब वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट कहते हैं। वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट का मतलब ये है, गौर से आप लोगों ने सुना, ये मैंने आप लोगों को शायद समझाया भी था, कि जब कभी भी, ये आप लोगों को याद है वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट, Yes, sir. या भूल गए हैं आप लोग? सर वो सर वो वोल्फ है चाइकोफ, सर ये आयोडीन नेगेटिव फीडबैक के जरिए सर ये कंट्रोल करता है सर ये। हाँ, क्या कंट्रोल करता है? देखो, जब कभी भी पीछे से आयोडीन बहुत ज्यादा, गौर से सुनो, वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट किसे कहते हैं? वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट, ये इसको कहते हैं कि देखो, एक बंदे को आपने बहुत ज्यादा आयोडीन देना शुरू कर दिया। जब बहुत ज्यादा आयोडीन वो लेगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आयोडीन आएगी, आएगी ना? यस बोलो। यस सर यस जब सर। आपने उस बंदे को ज्यादा आयोडीन देना शुरू कर दिया, वो ज्यादा आयोडीन खा रहा है, तो जाहिर है ब्लड में ज्यादा आयोडीन है, तो यहाँ पे थायराइड के फॉलिकल्स के अंदर भी ज्यादा आयोडीन आएगी। ज्यादा आयोडीन आएगी तो यहाँ पे ज्यादा आयोडीन, आयोडाइड आयोडाइड आएगी, और वो आयोडीन में कन्वर्ट होगी। जब यहाँ पे ज्यादा आयोडीन आएगा, तो यहाँ पे जो आपके पास आर्गेनिफिकेशन का प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन, इसको हम आर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन कहते हैं, ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये रिएक्शन, ये जो ऑर्गेनिफिकेशन का प्रोसेस है, इसके लिए कौन सा एंजाइम जरूरी था? परऑक्सीडेज। ये परऑक्सीडेज एंजाइम काम करना छोड़ देता है। देखो फिर गौर से सुनो, नॉर्मली आयोडाइड आता है, आयोडाइड यहाँ पे आयोडीन में कन्वर्ट होता है। नॉर्मल मिकदार में आयोडीन जब आ रहा हो, तो इसकी ऑर्गेनिफिकेशन होती है और मजीद प्रोसेस होता है। लेकिन अगर पीछे से ज्यादा आयोडाइड आ रहा हो, तो यहाँ पे ज्यादा आयोडीन बनेगा। ज्यादा आयोडीन बनेगा तो पर ऑक्सीडेज एंजाइम काम करना छोड़ देता है, तो ये सारे के सारे रिएक्शन हो जाते हैं। जब ये बंद हो जाते हैं, तो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, बावजूद इसके कि पीछे से ज्यादा आयोडीन आ रहा है। तो आयोडीन की कमी नहीं है, आयोडीन ज्यादा है, लेकिन फिर भी T3 और T4 नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम ने यहाँ पे काम करना छोड़ दिया है। आर्गेनिफिकेशन का जो रिएक्शन था, ये बंद हो गया है, तो अब ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए थायराइड हार्मोन थोड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो गई है ड्यू टू एक्सेसिव आयोडीन। इस इफेक्ट को वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट कहते हैं। तो वोल्फ चैकोफ इफेक्ट की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। वोल्फ चैकोफ क्यों होता है? वोल्फ चैकोफ इफेक्ट, ये थायराइड ग्लैंड डाउन रेगुलेशन इन रिस्पांस टू इंक्रीज आयोडाइड, कि पीछे से ज्यादा आयोडाइड अगर आना शुरू हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा आयोडाइड आना शुरू हो जाए, तो थायराइड ग्लैंड अपने आप को डाउन रेगुलेट कर देता है, काम करना छोड़ देता है, इस एंजाइम को बंद कर देता है। समझ आइए या नहीं आई? तो ये सर मुख्तलिफ आई है। काजेज हैं।
ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म की। इसमें हम आज बात करते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस, पहला काज है। देखो, नाम से जाहिर है हाशिमोटो थायराइडाइटिस कि ये आइटस है। आइटस किसी चीज के आखिर में आ जाए तो ये इन्फ्लेमेशन होता है। तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो है ये मोस्ट कॉमन काज है हाइपोथायराइडिज्म की इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन। देखो, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है, वो खुराक के अंदर उनकी आयोडीन की कमी होती है। तो वहां पे अगर हाइपोथायराइडिज्म होगी तो उसकी मोस्ट कॉमन काज क्या होगी? एक इलाका है वहां पे खुराक के अंदर आयोडीन कम होता है, तो वो लोग कम आयोडीन यूज करते हैं। तो अगर उन लोगों में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये किसकी वजह से हुई है? आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन आयोडीन डिफिशियंसी की डेफिशिएंसी। वजह से। लेकिन वो इलाके जो आयोडीन सफिशिएंट हैं, जहाँ पे खुराक के अंदर काफी मिकदार में, वाफिर मिकदार में आयोडीन होती है, उन लोगों में जो हाइपोथायराइडिज्म होती है तो वो फिर मोस्टली इस वजह से होती है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से। कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन, यानी वो इलाके जहां पे आयोडीन वाफिर मिकदार में है, वहां पे हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से होती है। अब बेसिकली होता क्या है? ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह होता है, हाशिमोटो समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में बेसिकली क्या होता है? उसमें होता इस तरह है कि ये जो थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल है और लुमेन है, यानी किधर गया वो पेज? ये जो थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल है और फॉलिकल के अंदर फिर फॉलिकुलर सेल्स है और ये लुमेन है। तो लुमेन के अंदर ये एंजाइम्स होते हैं, पेरोक्सीडेज और ये पेरोक्सीडेज। और थायराइड फॉलिकल के अंदर भी मुख्तलिफ चीजें होती हैं, जैसे थायरोग्लोबुलिन होता है, ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को। अब हाशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या होता है? इस इंसान का अपना इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है। किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद थायरोग्लोबुलिन के खिलाफ भी, यानी इसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बन जाती है। ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये भी डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस इंसान के अपने इम्यून सिस्टम ने क्या रिलीज की? ऑटो एंटीबॉडी। समझ नहीं आ रही है आप लोगों को? तो करा रही है। थायरोग्लोबुलिन काम नहीं करता क्योंकि थायरोग्लोबुलिन के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई। वो एंटीबॉडी आई और उसने थायरोग्लोबुलिन को डैमेज करना शुरू कर दिया। इसको हम कहते हैं एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। इसके अलावा एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज, ये जो एंजाइम है परऑक्सीडेज, जिसको हम थायराइड परऑक्सीडेज भी कहते हैं, ये थायराइड परऑक्सीडेज, ये थायराइड परऑक्सीडेज। तो ये जो परऑक्सीडेज एंजाइम है, इनके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इन एंटीबॉडीज को एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी, आल्सो नोन एज एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज। समझ नहीं आई आप लोगों को? एक बंदा करा है, रहे उसका हैं। अपना इम्यून सिस्टम है, उसका इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है। और वो इसलिए पागल हो जाता है कि वो, क्योंकि वो इस बंदे के अपने थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायरोग्लोबुलिन है, इसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज रिलीज कर देता है। और वो एंटीबॉडी आके थायरोग्लोबुलिन को काम करने नहीं देती, इसको डैमेज कर देती है। और थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बना देता है। ये एंटीबॉडीज जिनको हम एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज भी कहते हैं या एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज भी कहते हैं, ये आके परऑक्सीडेज एंजाइम को डैमेज कर देती हैं। तो न जब थायरोग्लोबुलिन होगा, न परऑक्सीडेज एंजाइम काम करेंगे। तो जब ये नहीं करेंगे तो क्या थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होंगे? T3 T4 प्रोड्यूस होंगे? नो सर। नहीं होंगे। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। तो हाइपोथायराइडिज्म की एक काज आपके पास हाशिमोटो थायराइडाइटिस भी है। समझ आइए आप लोगों को? यस सर। ये मोस्ट कॉमन काज है इन द आयोडीन सफिशिएंट रीजन। और आयोडीन, शायद आपको आवाज आ रही है?
तायर सर किधर है? क्लास में नहीं है सर ये। क्यों नहीं है वो? सर पता नहीं है सर ये। चले, सर उसकी आज मेडिकल है। आज क्या है उसकी? सर आज ग्रुप्स की मेडिकल है, मेडिकल टेस्ट। अच्छा, देखो आयोडीन डिफिशिएंट रीजन में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्या है? आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन सफिशिएंट रीजन में हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हाशिमोटो थायराइडिटिस। ये पेपर में पूछते होते, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विद एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी, इसको हम एंटी मैक्रोसोमल एंटीबॉडी भी कहते हैं, एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। समझ आई है? जिस बंदे में हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो जाए, इस बंदे में नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का रिस्क। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली, अच्छा तो ये हो गया, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। यानी जिन लोगों में हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो जाए ना, तो उसमें रिस्क होता है कि इन लोगों को नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, जो कि कैंसर की एक टाइप है, हम डिटेल में हेमाटोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, तो वहां पे हमने जो है वो पढ़ा था। तो हॉजकिन लिम्फोमा और कौन से सेल्स का? बी सेल्स का, बी लिम्फोसाइट्स का नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, इसका रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। तो अगर कल आपसे क्वेश्चन में वो पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, तो आपने कहना है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। अच्छा, अब ये लोग होंगे क्या? हाइपोथायराइड। जाहिर है कि आपके पास ये काम नहीं कर रहा और ये पेरोक्सिडेज एंजाइम भी काम नहीं कर रहा है, तो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे T3 T4, तो ये हाइपोथायराइड होगा, थायराइड हार्मोन की कमी होगी। लेकिन ये लोग स्टार्ट में हाइपरथायराइड होते हैं, क्यों? उसकी वजह ये है, गौर से आप लोगों ने मेरी बात को सुनना है। इसकी वजह ये है कि ये जो ऑटो एंटीबॉडीज बनी ना, ये जो ऑटो एंटीबॉडीज बनी, इसके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाई, ये एंटीबॉडीज आके इस फॉलिकल पे अटैक करती है। इस फॉलिकल के ऊपर क्या करती हैं? अटैक अटैक करती कर। हैं। तो इस फॉलिकल के अंदर लुमेन में, यहाँ पे ये जो लुमेन है, फॉलिकल का जो लुमेन है, यहाँ पे T3 और T4 स्टोर होते हैं, ये स्टोर होते हैं, गोदाम में पड़े होते हैं। तो जैसे ही ये ऑटो एंटीबॉडी इस फॉलिकल के ऊपर अटैक करती हैं और इस फॉलिकल को डैमेज करती हैं, तो यहाँ पे इस लुमेन के अंदर जो स्टोर T3 T4 है, जो गोदाम के अंदर पड़े हुए हैं, ये T3 और T4 बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज हो जाते हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज हो जाते हैं, तो ब्लड के अंदर T3 और T4 यानी थायराइड हार्मोन की मिकदार क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है। तो हम कहेंगे कि स्टार्ट में ये लोग हाइपरथायराइड होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, क्योंकि ये फॉलिकल जब डैमेज होता है तो गोदाम के अंदर से बहुत सारा थायराइड हार्मोन रिलीज हो जाता है और वो ब्लड में आता है। तो थोड़े टाइम के लिए थायराइड हार्मोन ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब ये थायराइड हार्मोन यूज हो जाते हैं, तो अब मजीद थायराइड हार्मोन तो इस फॉलिकल के अंदर बनने थे, ये फॉलिकल तो डैमेज हो गया है, तो अब इसके अंदर नहीं बनेंगे या बहुत थोड़े बनेंगे, तो अब ब्लड के अंदर बहुत थोड़े आएंगे, यानी हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। अब स्टार्ट में हाइपरथायराइडिज्म, तो ये बात उसने की हम कि मे बी हाइपरथायराइड अर्ली इन द कोर्स, यानी स्टार्ट में ये लोग हाइपरथायराइड होते हैं, क्यों? ड्यू टू थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यूरिंग फॉलिकुलर रप्चर। ये जो फॉलिकल रप्चर हो गए, तो उनसे ये बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हुआ। तो जब बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन ब्लड में होंगे, तो हम इसको कहेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस। तो जब फॉलिकुलर रप्चर हो गया था, तो उस टाइम थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई थी, यानी थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर रिलीज हो गए थे, इसलिए ये स्टार्ट में हाइपर थायराइड थे। समझ नहीं आई आप लोगों को? अच्छा, अब आप इस बंदे का जब हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होगी, यानी आप जब इसके थायराइड ग्लैंड से सैंपल लोगे, इस थायराइड ग्लैंड को सर्जरी से कट करोगे और इससे छोटा सा सैंपल लेके इसका टिश्यू माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करोगे, यानी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स, इसमें फिर आपको क्या नजर आएंगी? हर्तल सेल्स नजर आएंगे, लिम्फोइड एग्रीगेट्स जर्मिनल सेंटर नजर आएंगी, ये आपको नजर आएंगे।
अब इसका क्या मतलब है, हर्तल सेल्स और लिम्फोइड एग्रीगेट विद जर्मिनल सेंटर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सबसे पहले हम हर्तल उसको समझ लेते हैं कि आपने यहाँ से एक छोटा सा सैंपल लिया, सर्जरी करके इसको काटा, छोटे से सैंपल को, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो लेट सपोज ये टिश्यू है जिसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो, ये आपने यहाँ से काटा है। तो ये जब आप इसको देखोगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये फॉलिकुलर सेल से बड़ा है। ये क्या है, बिगर देन फॉलिकुलर सेल्स, बिगर देन फॉलिकुलर सेल, पहली बात। दूसरा, इट हैज पिंक सेलुलर मटेरियल, सेलुलर मटेरियल, यानी ये टिश्यू जिन सेल से बना है ना, उस सेल के अंदर आपको पिंक कलर का मटेरियल नजर आएगा और ये आपको फॉलिकुलर सेल से बड़ा नजर आएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं हर्तल सेल। हर्तल सेल में क्या है कि थायराइड टिश्यू दैट हैज ए डिस्टिंक्ट लुक, इट इज बिगर देन फॉलिकुलर सेल एंड हैज पिंक सेलुलर मटेरियल, ये हर्तल सेल। दूसरा, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ये क्या नजर आएंगे, लिम्फोइड एग्रीगेट विद जर्मिनल सेंटर। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जब आप इसका चेक करोगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर तो लिम्फोइड एग्रीगेट है। लिम्फोइड एग्रीगेट का मतलब ये है कि बी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट्स हैं, यानी बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स एक जगह पे मिलेंगे, इसको कहते हैं लिम्फोइड एग्रीगेट। और लिम्फोइड एग्रीगेट के साथ साथ यहाँ पे जर्मिनल सेंटर भी होगा। जर्मिनल सेंटर एक छोटा सा जगह होती है जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएट भी होते हैं, मैच्योर भी होते हैं और डेवलप भी होते हैं। तो जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत सारे लिम्फोसाइट यहाँ पे जमा है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो आप कहोगे कि ये लिम्फोइड एग्रीगेट है, लिम्फोइड एग्रीगेट। दूसरा, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो यहाँ पे एक छोटा सा सेंटर भी है जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट की प्रोलाइफरेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है। तो आप कहोगे कि ये जर्मिनल सेंटर है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको, जिस बंदे को हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो जाए, तो आप अगर उसके थायराइड ग्लैंड से एक छोटा सा सैंपल हो और माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो उसमें आपको हर्तल सेल नजर आएंगे। हर्तल सेल की ये कैरेक्टरिस्टिक है। और उसमें आपको माइक्रोस्कोप के नीचे आपको जर्मिनल सेंटर भी नजर आएगा और सॉरी लिम्फोइड एग्रीगेट भी नजर आएंगे और साथ में जर्मिनल सेंटर भी नजर आएगा। तो ये आपको हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग क्या है, हर्तल सेल, लिम्फोइड एग्रीगेट्स विद जर्मिनल सेंटर। फाइंडिंग्स क्या होंगी, आप जब इसका थायराइड ग्लैंड देखोगे तो ये मॉडरेटली एनलार्ज हो चुका होगा, इन्फ्लेमेशन हुई है ना, तो ये थायराइड ग्लैंड थोड़ा सा बड़ा हो चुका होगा और नॉन टेंडर थायराइड होगा। नॉन टेंडर मीन, टेंडर उसे कहते हैं जिसको दबाने से दर्द हो, जिसको कहते हैं टेंडर। और नॉन टेंडर थायराइड जो दबाने से दर्द ना हो। तो इस बंदे का थायराइड ग्लैंड जब आप दबाओगे, प्रेस करोगे तो दर्द नहीं होगी, यानी नॉन टेंडर थायराइड होगी। समझ आइए या गई है? सब कुछ समझ आई है? इसके बाद नेक्स्ट काज हमारे पास है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके जिस्म के अंदर T3 और T4 तोड़े थे, हाइपोथायराइडिज्म थी। तो इस कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को, जो बचपन में पैदाइश के वक्त होती हैं, इसको क्रेटिनिज्म भी कहते हैं। समझ नहीं आई? अब वजह वजूहात क्या हो सकती हैं? बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसके अंदर थायराइड हार्मोन लो क्यों है, हाइपोथायराइडिज्म क्यों है? तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। पहली वजह कि माँ के अंदर हाइपोथायराइड, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्ट में माँ के थायराइड हार्मोन बच्चे में भी आते हैं,
और बच्चे में भी वो काम करते हैं। तो अगर मां के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो, थायराइड हार्मोन तोड़े प्रोड्यूस हो रहे हो, तो जाहिर है फिर बच्चे में भी तोड़े आएंगे, तो बच्चे में भी थायराइड हार्मोन तोड़े होंगे, यानी हाइपोथायराइडिज्म होगी। तो एक वजह क्या हो गई कि मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म। दूसरी वजह क्या है, थायराइड एजेनेसिस, कि इस बच्चे के अंदर, ये बच्चा जब मां के पेट के अंदर बन रहा था, तो इसके दिल बन गया, गुर्दे बन गए, हड्डियां भी बन गई, फेस भी बन गया, दिमाग भी बन गया, लेकिन थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं। तो इसको हम कहते हैं थायराइड एजेनेसिस। तो जब थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं, तो थायराइड हार्मोन तो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, तो हाइपोथायराइडिज्म होगी। और क्या हो सकती है, तो वो वजह थायराइड डिसजेनेसिस, कि थायराइड ग्लैंड बन तो गया लेकिन खराब बना है। डिस कहते हैं खराब को। तो अगर थायराइड ग्लैंड सही तरीके से नहीं बना, उसके अंदर ये फॉलिकल्स और ये सारी चीजें सही तरीके से नहीं बनी, तो इसके अंदर थायराइड हार्मोन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हाइपोथायराइडिज्म होगी। समझ आई। और क्या हो सकते हैं, आयोडीन डिफिशियंसी, अगर छोटे से बच्चे के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, तो फिर भी हाइपोथायराइडिज्म होगी। क्लियर हो गया। या डिसहार्मोनोजेनिक, हार्मोनोजेनेटिक गोइटर, हार्मोन और जीन्स के अंदर मसला हो, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स हैं ये ना बने हो, कि थायराइड ग्लैंड तो बन गया, लेकिन थायराइड ग्लैंड के अंदर ये जो हार्मोन्स है, जैसे पेरोक्सीडेज एक एंजाइम है, एक हार्मोन है, ये सही तरीके से ना बनाओ, तो फिर भी ये थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा, तो हाइपोथायराइडिज्म होगी। इसको कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, कि पैदाइश के वक्त बच्चे के अंदर जब हाइपोथायराइडिज्म हो, आल्सो नोन एज क्रेटिनिज्म। तो फाइंडिंग क्या होगी, बच्चा जो है पॉट बेलीड होगा, मोबाइल रहा, पॉट बेलीड, पॉट बेलीड होगा, पेल होगा, जर्द होगा, उसका जो स्किन है ना वो जर्द होगा, पफी फेस्ड होगा। पफी फेस किस तरह नजर आता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोट्रूडिंग अम्ब्लाइकस, जो नाफ है वो बाहर की तरफ निकली हुई होगी। प्रोट्यूबरेंट टंग, जबान बाहर की तरफ निकली हुई होगी। और पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है ये ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म होगी, तो ब्रेन सही तरीके से डेवलप नहीं होगा, और इस बंदे को मेंटल रिटार्डेशन होगी। और समझ आ रही है या जा रही? अरे तो अगर आप इसको देखो ना, अ, ये देखो है ये देखो इस बच्चे को, ये देखो ना पॉट, जिस तरह गड़ा होता है ना, गड़ा, जो गांव में लोग पानी पीने के लिए यूज करते हैं, गड़ाए, जिसके अंदर पानी डालते हैं, तो उसकी तरह बाहर की तरफ निकला हुआ पेट है। और ये जो नाफ है, ये देखो नाफ, अम्बलाइकस, ये भी बाहर की तरफ निकली हुई है। जो इसका फेस है, ये देखो ना, फेस पफी है, जिस तरह ऐसा लग रहा है जैसे फेस के अंदर स्वेलिंग हो गई हो, तो इसको पफी फेस कहते हैं। तो पफी फेस होगी, पॉली पॉट बेली होगा, बेली कहते हैं पेट को, तो पॉट कहते हैं पॉट को, तो पॉट बेली होगा। अम्बलाइकस जो है वो होगा, क्या कहते हैं, बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। और जबान जो है वो देखो इस तरह बाहर की तरफ निकली हुई होगी। तो ये फाइंडिंग्स होगी, पॉट बेली, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ पॉट की तरह, पेल होगा, येलो कलर का होगा, जर्द होगा, ठीक है। पफी फेस होगा, जैसे जैसे फेस के अंदर स्वेलिंग हो गई। प्रोट्रूडिंग अम्ब्लाइकस, जो नाफ है वो प्रोट्रूडिंग होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। और प्रोट्यूबरेंट टंग होगी। और पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, ये पी 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 6 पी है, ये आपने याद रखने हैं, क्रेटिनिज्म वाले बच्चे में ये हो। समझ आई है या नहीं? सर आइए। अच्छा, अदर काजेज में आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, ये दो फिर कल पढ़ेंगे, ये और ये। अदर काजेज, आयोडीन डिफिशियंसी तो मैंने आपको सर दो पढ़ा मिनट रहते दी, हैं। टाइम कितना रहता? हाँ, आयोडीन डिफिशियंसी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, कि अगर देखो आयोडीन की कमी होगी, तो ये सारे रिएक्शन नहीं होंगे, थायराइड हार्मोन थोड़ा प्रोड्यूस होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। कोइट्रोजिन वो ड्रग हैं, जैसे एम्योडारोन और लिथियम। एम्योडारोन और लिथियम जो है, वो लिथियम आता है और वो यहाँ पे आयोडीन की अपटेक को बंद करता है। लिथियम आता है और वो इस प्रोसेस को बंद कर देते हैं। जब ये प्रोसेस बंद हो गया, तो आयोडीन अंदर नहीं आएगा, तो ये सारे रिएक्शन नहीं होंगे, थायराइड हार्मोन थोड़ा प्रोड्यूस होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो लिथियम इस तरीके से हाइपोथायराइडिज्म करवाता है।
एम्योडारोन के अंदर आयोडीन होता है। एम्योडारोन एक ड्रग है और इसके अंदर आयोडीन भी होता है। तो जब आप किसी बंदे को एम्योडारोन देते हो तो दूसरे लफ्जों में वो आयोडीन भी ले रहा है, तो आयोडीन बहुत ज्यादा आती है। जब ज्यादा आयोडीन आती है तो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम काम करना छोड़ देता है, वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट, ये काम करना छोड़ देता है, तो ये रिएक्शन नहीं होते, थायराइड हार्मोन थोड़ा प्रोड्यूस होता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। और एक वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट, अगर आप किसी बंदे को बाहर से ज्यादा आयोडीन दो तो तब भी पेरोक्सीडेज एंजाइम काम करना छोड़ देगा, ऑर्गेनिफिकेशन पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, मजीद रिएक्शन नहीं होंगे, थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे तो थायराइड हार्मोन T3 T4 ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। तो ये हाइपोथायराइडिज्म कुछ और कायदे हैं, कल हम ये 2 कायदे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना ही काफी है।